कुछ देर के लिए मोहिनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए उन दो लोगों को देख रही थी जो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि मोहिनी की माँ प्रमिला और उनका भाई उपमन्यु था। उस वक्त मोहिनी के दिमाग में भी ख्याल आ रहे थे कि या तो उन दोनों पर चिल्ला उठेगी या फिर वो उस कार से बाहर निकल जाएगी। ये सब सोचते हुए मोहिनी ने कहा, माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रही हूँ। राजीव आप दोनों को लेकर आया है। इतने में राजीव भी कार के अंदर बैठा और उसने मोहिनी को इंटरप्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ प्रमिला बोल पड़ी और उसने कहा, हमें पता है तुम दोनों पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हो, इसीलिए हम लोग भी अग्रवाल ग्रुप का डिनर अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। राजीव ने मुझे बताया था कि एक इनविटेशन पर फैमिली मेंबर को साथ लेकर जाने की छूट है, तो ऐसे में देखा जाए तो मैं राजीव के इनविटेशन के साथ अंदर जाऊंगी और तुम उपमन्यु को अपने साथ लेकर जाना। हम भी हाई फाई लोगों की पार्टी एंजॉय कर लेंगे, इसमें बुराई क्या है? आगे चलकर जब तुम्हारी और राजीव की शादी हो जाएगी तब तुम दोनों की कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी बनेगी और तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे। अब मैंने सुना है कि तुम्हें अग्रवाल ग्रुप से भी काम मिल गया है, तो इसमें देखा जाए तो फिर तुम्हें फेमस होने से कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हारे फेम के साथ साथ हमें भी तो अपना स्टेटस मेंटेन करना होगा ना, तो ऐसी पार्टीज में जाकर कहीं ना कहीं हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रमिला को ये लॉजिक किसने दिया था। ये सोचते हुए मोहिनी ने अपनी नज़र राजीव की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखा, लेकिन उस वक्त अगर मोहिनी कुछ भी कहती तो 3 लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते। ये सब सोचते हुए मोहिनी ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखा। वो पार्टी के लिए पहले से ही आधा घंटा लेट थी और ज्यादा बहसबाजी में पड़कर लेट नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने कमांडिंग वॉइस के साथ राजीव से कहा, ठीक है चलो। मोहिनी के इतनी आसानी से मान जाने के बाद प्रमिला ने अपनी गर्दन उपमन्यु की तरफ घुमाई और मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में उठाया। दोनों माँ बेटे ने हाई फाई करते हुए अपनी खुशी जताई और जब मोहिनी के कान में जैसे उनके हाथों की टकराहट की आवाज आई तभी मोहिनी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। शाम का समय होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मोहिनी के गुस्से को देखते हुए प्रमिला और उपमन्यु एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी बातों में पार्टी को लेकर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी, लेकिन राजीव चुप था। अकेले 1.5 घंटे में कार धौलाकुआं पहुंच गई थी। ताज होटल के बाहर गार्ड ने सबसे पहले राजीव का इनविटेशन देखा और कार को अंदर आने दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक और आदमी सभी की कार को पार्क करने के लिए वहां खड़ा था। राजीव ने पीछे की तरफ झुकते हुए प्रमिला से कहा, आप लोग कार से उतर जाइए। पहले प्रमिला और उपमन्यु बाहर निकले और फिर राजीव ने अपनी कार की चाबी गार्ड के हाथ में रखते हुए उतरने से पहले मोहिनी की तरफ देखा और मोहिनी के हाथ में हाथ रखकर कहा, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इतनी बड़ी पार्टी में कोई ध्यान नहीं देने वाला है कि कौन किसके साथ आया है और कौन किसके साथ नहीं। मोहिनी ने फिर से गुस्से में राजीव की तरफ देखा और झटके से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वैसे तो वहां मौजूद लोगों की सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मोहिनी बाहर निकली तो सबकी नजरें उसकी तरफ घूमी और आसपास के लोगों के जहन में एक ही बात आई कि ये कौन है। हालांकि हाई फाई सोसाइटी में किसी एक को इज्जत देना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते थे, इसीलिए सबने यही सोचा कि एक बार मोहिनी पार्टी हॉल तक पहुंच जाए तो उसके बाद उसके साथ बातचीत करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही मोहिनी के पहनावे को देखकर गार्ड भी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते हुए बोला, मैम आप इस तरफ से चलिए। इतना सुनते ही मोहिनी ने बिना पीछे काट के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन जब उसके पीछे पीछे प्रमिला ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे रोका और सीधा जाने के लिए कहा। इससे पहले कि प्रमिला आवाज लगाकर कहती कि वो मेरी बेटी है, तभी राजीव ने प्रमिला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आंटी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं। ये सुनते ही प्रमिला ने एक लंबी सांस ली और सीधा आगे बढ़ गई। उसने देखा कि आगे जाकर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और एंट्रेंस पर लगभग 10 से 12 गार्ड्स थे जो एक एक करके इनविटेशन कार्ड चेक कर रहे थे। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्सैल गार्ड बिना कार्ड के वहां तक आए इंसान को सीधा बाहर उठाकर फेंक देंगे। उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका स्टेटस कितना बड़ा है। ये सब देखते हुए प्रमिला लाइन में लगे हुए कभी पीछे मुड़ती तो कभी आगे की लाइन में खड़े लोगों को गिनने लगती। उसे जल्द से जल्द अंदर जाना था। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि आखिर अंदर किस तरह की सजावट की गई होगी, क्या पार्टी फिल्मों की जैसी होगी। वैसे तो प्रमिला ने अपनी शादी के बाद कई सारी पार्टीज देखी थी, पर वो ताज होटल पहली बार आ रही थी।
इतने में प्रमिला ने जब अपनी सारी काउंटिंग पूरी कर ली और इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाकर थका लिया, तब वो पीछे पलटकर राजीव से कहने लगी, राजीव, जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तब अपनी शादी की पार्टी कुछ ऐसी ही रखना और वहां पर भी ऐसे ही गार्ड्स को खड़े करना ताकि कोई बाहर से आकर पार्टी में न घुस पाए। उस वक्त तो राजीव ने हामी भरी, लेकिन जैसे ही प्रमिला ने अपनी नजर आगे की तरफ घुमाई तभी राजीव ने अपनी आंखें गोल घुमाकर मन ही मन सोचा, आंटी ना आपकी शक्ल ठीक है और ना ही सूरत, और ना ही आप ढंग से बात कर पाती हैं। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि आपने मोहिनी को अस्पताल में बदल तो नहीं दिया था, और इतनी बहकी बहकी बातें आप कैसे कर लेती हैं। आपको क्या लगता है अगर शादी में ऐसी चेकिंग रखवाऊंगा तो क्या मेरे रिलेटिव्स और शादी को अटेंड करने के लिए आएंगे? वो तो दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। राजीव अपने मन में इस बात को खत्म कर पाता तभी एक बार और प्रमिला ने पीछे देखा और कहा, राजीव बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? लो, अब ये अंतर्यामी भी हो गई। अपने मन में इतना दोहराकर राजीव ने मुस्कुराते हुए नाम में सर हिला दिया। तभी प्रमिला यहाँ वहां देखकर अपना नंबर आने तक टाइम पास करने के बारे में सोचने लगी। उसने सबके पहनावे को सर से लेकर पैर तक देखा और साथ ही मेकअप भी ऑब्जर्व करने लगी। उसने अपने मन में कई सारे ब्रांड्स काउंट किए। इस वक्त उसे अपनी किटी पार्टी की औरतें याद आ रही थी। उसके साथ वहां खड़े होकर गॉसिप कर सकती थी, क्योंकि प्रमिला का मन कुछ इसी तरह का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा था। इतने में अचानक प्रमिला ने कुछ ऐसी चीजें देखी, इसके बाद उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने जोर से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये क्या, ये यहाँ कैसे हो सकता है? मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इतना कहकर प्रमिला ने जब आंखें खोली तो देखा कि अधीर उसके ठीक दाएं तरफ खड़ा अपनी गर्दन को मलते हुए अंगड़ाई ले रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी बिस्तर से उठकर आया हो। कुछ ही देर बाद प्रमिला ने देखा कि उसने सीधा एंट्रेंस गेट की तरफ देखा और चलकर अंदर की तरफ जाने लगा। उसने एक ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर का पजामा पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका नाइट गाउन हो, और उसके बाल बिखरे हुए थे। आंखें अब भी हल्की फुल्की नींद में नजर आ रही थी। इससे पहले कि प्रमिला अपने मन में उसे कोसते हुए कह पाती, भिखारी कहीं का, तब उसने देखा कि वो कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए बिना किसी लाइन को फॉलो करते हुए एंट्री गेट के पास पहुंच चुका था और उसे किसी ने नहीं रोका। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड ने उसे देखा ही नहीं, वो उनके लिए मिस्टर इंडिया बन गया हो। कुछ देर के लिए प्रमिला अपने आप को यही समझाती रही, ये जरूर कोई हम शक्ल होगा, क्योंकि जो आदमी उसकी बेटी से पैसे मांगकर अपना दिन चलाता था वो इतने बड़े होटल में इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे घूम सकता था। यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन वहां पर सिर्फ एक प्रमिला ही नहीं थी जो इस बात से हैरान थी। हालांकि उपमन्यु तो लाइन में लगकर भी अपने गेम में बिजी था, लेकिन राजीव की आंखें खुली थी और राजीव प्रमिला के ठीक पीछे खड़ा था। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए प्रमिला ने शक भरी आवाज में पीछे देखकर राजीव से पूछा, क्या यहाँ पर खड़े ये गार्ड्स सबका इनविटेशन कार्ड चेक नहीं करते? प्रमिला की बात सुनते ही राजीव ने तुरंत जवाब देते हुए हाँ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी नींद में उठा हो और उसने एक बार फिर से प्रमिला का पूछा हुआ सवाल अपने दिमाग में दोहराया हो और खोए हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आप देख तो रही हैं कि सबकी चेकिंग हो रही है। प्रमिला ने कहा, हाँ मैं देख पा रही हूँ सबकी चेकिंग हो रही है, लेकिन वो आदमी अंदर बिना चेक किए कैसे गया? क्या उस भिखारी को भी अग्रवाल ग्रुप ने इनवाइट किया है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? वैसे इस वक्त राजीव के दिमाग में भी ठीक ऐसा ही कोई सवाल उठ रहा था। उसके पास प्रमिला की बात का कोई जवाब नहीं था। जब उसने एक नजर पीछे घूमकर देखा तो उपमन्यु अपना गेम खेलते हुए खुद में बड़बड़ा रहा था। अब राजीव अपने मन में उठ रहे सवाल को प्रमिला के अलावा और किसी से कंफर्म नहीं कर सकता था। उस वक्त राजीव और प्रमिला दोनों के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी ने भी अधीर को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन मोहिनी को ये देखकर सुकून महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि जरूर यहाँ अधीर को कोई रहने के ठिकाने के साथ साथ कोई जॉब मिल गई होगी, इसीलिए वो इतनी आसानी से अंदर जा पाया। इतना सोचते हुए मोहिनी ने भगवान को धन्यवाद किया। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, मोहिनी इधर आओ। मोहिनी जहाँ खड़ी थी उसके ठीक बगल वाली लाइन में कुछ पीछे से ये आवाज आ रही थी। जब मोहिनी ने देखने की कोशिश की तो ये आवाज प्रमिला की थी। मोहिनी प्रमिला के इस बिहेवियर को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन प्रमिला अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिरकार मोहिनी को लाइन छोड़कर प्रमिला के पास जाना पड़ा। जब वो प्रमिला के आगे आकर खड़ी हुई तब प्रमिला ने कहा, तुम अकेली वहां क्यों चली गई? मुझे भी साथ लेकर जाना चाहिए था ना। वैसे भी मेरी एंट्री तुम्हारे इनविटेशन कार्ड के थ्रू होने वाली है। इतना कहकर एक बार के लिए प्रमिला चुप हो गई और फिर उसने खुसफुसाते हुए अंदाज में कहा, क्या तुमने उसे देखा?
वो बिना किसी को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाए सीधा अंदर घुस गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे रूल्स हैं। उस भिखारी को कैसे अंदर आने जाने दिया। मोहिनी ने पीछे पलटकर अपने होठों में हाथ लगाया और प्रमिला से कहा, शायद अधीर को यहाँ जॉब मिल गई है और वो यहाँ काम करता है। ऐसे में स्टाफ को बार बार आईडी चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉमन सेंस है। माँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मोहिनी की बातें राजीव के कानों तक पहुंच पा रही थी। तभी राजीव के कलेजे को भी ठंडक महसूस हुई। वैसे भी राजीव और प्रमिला के लिए अधीर एक सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। फिर भी प्रमिला कहती है, लेकिन मोहिनी, एक नौकर फ्रंट डोर से कैसे जा सकता है, वो भी वीवीआईपी गेस्ट के सामने। मोहिनी ने अपनी माँ की बात को नजरअंदाज किया और सामने देखा। आगे सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे जिन्हें अपना इनविटेशन कार्ड चेक करवाना था। उनके चेक करवाते ही मोहिनी का नंबर आया। मोहिनी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए अपना इनविटेशन कार्ड गार्ड के हाथ में दिया और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख के गार्ड से कहा, ये मेरे साथ है। क्या होगा जब प्रमिला पहली बार अधीर का नया रूप देखेगी? क्या प्रमिला की वजह से इस पार्टी में मोहिनी को शर्मिंदा होना पड़ेगा? क्या सच्चाई पता चलते ही राजीव उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। मोहिनी के आगे बढ़ते ही राजीव ने अपना इनविटेशन गार्ड के हाथ में रखा और यहाँ मोहिनी प्रमिला को अपने साथ लेकर अंदर आ गई। तभी प्रमिला ने देखा कि आगे रिसेप्शनिस्ट सबको वेलकम कर रही थी। उसने एक प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब उसने प्रमिला को वेलकम कहा तभी प्रमिला वहीं रुक गई और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, आपने अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन एक बात मुझे ठीक नहीं लगी। जिस दरवाजे से आपके गेस्ट अंदर आ रहे थे, इस दरवाजे से आपके नौकरों को भी अंदर आने की इजाजत दी है आपने। ये बात ठीक नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने गौर से प्रमिला की बात को सुना और उसके बाद अपनी मुस्कुराहट पर कोई बदलाव न लाते हुए कुछ कहती इससे पहले प्रमिला और रिसेप्शनिस्ट के ठीक बीच में आते हुए अग्रवाल ग्रुप की फ्लोर मैनेजर ने कहा, मैडम, यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को हम नौकर नहीं कहते और अगर आपको स्टाफ की इस गेट से एंट्री होने की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बस इतना कह सकते हैं कि अगर आप हमारी सर्विसेज से खुश नहीं हैं तो आप वापस जा सकती हैं। थैंक यू। फ्लोर मैनेजर की बात को सुनकर प्रमिला भड़क उठी और उसे चुप कराना मुश्किल हो गया। मोहिनी को पता था कि हो ना हो प्रमिला आगे जाकर उसको शर्मिंदा जरूर करेगी, इसीलिए कुछ देर तक मोहिनी ने अपनी माँ को चुप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो थक गई तो उसने हाथ बांधे और किनारे खड़ी हो गई। इधर राजीव प्रमिला को इस तरह देखकर हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रमिला इतनी बड़ी जगह पर आने के बाद भी अपना देहातीपन छोड़ेगी नहीं। इससे पहले कि प्रमिला पूरा ताज होटल अपने सर पे उठा लेती, तभी उसकी नजर सामने पड़ी और वो चुप हो गई। साथ ही उसने पलटकर राजीव की तरफ देखा। राजीव प्रमिला को हैरान देखकर कुछ देर तक सोचने लगा। तभी प्रमिला ने कहा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं आने वाला। राजीव प्रमिला की बात का जवाब देता, तभी उसकी नजर भी सामने पड़ी। उसने देखा कि उसका बाप संजय भारद्वाज उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वो काफी थका हुआ लग रहा था और उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। अपने आप की हालत को देखकर राजीव तुरंत तेज चाल से संजय के पास गया और उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने वीक क्यों लग रहे हैं? संजय ने नजर उठाकर चारों तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर फ्लोर मैनेजर से टकराई, तभी उसने राजीव से कहा, बेटा, अब मोहिनी एंटरप्राइजेस के शेयर हमारे हाथ में नहीं है। अग्रवाल ग्रुप का कहना है कि हमने इलीगल तरीके से मोहिनी एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदे थे, जिसके कारण मुझे लगभग 4 पन्ने का अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा और शेयर भी वापस करने पड़े। ये सुनते ही राजीव हैरान हो गया, लेकिन उस वक्त वो उस बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर सकता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मोहिनी इस बारे में क्या जानती है। साथ ही अपने बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्टी खत्म हो जाने दो बेटा, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। राजीव अपने बाप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। संजय ने कभी किसी के सामने बेमतलब के घुटने नहीं टेके थे। अगर आज वो हार मानता है तो इसका मतलब अग्रवाल ग्रुप जरूर उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा। ये सोचते हुए राजीव ने एक नजर अपने पापा को गौर से देखा और फिर लंबी सांस लेते हुए हामी भरी। दोनों बाप बेटों की बातें इतने धीमे स्वर में चल रही थी कि सामने खड़ी मोहिनी, प्रमिला और उपमन्यु को बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। तभी प्रमिला ने हैरत नजर से फ्लोर मैनेजर की तरफ देखा और मोहिनी के करीब जाकर कहा, लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना ये ऐसी बातें नहीं करते। मोहिनी गुस्से में अपनी माँ से कहती है, इस कंपनी ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है
माँ, इसीलिए दूसरों के मामले में टांग मत डालो और चुपचाप पार्टी एंजॉय करो और निकलो यहाँ से। प्रमिला ने अपनी बेटी को सर से पैर तक देखा और कहा, तुम्हारी तमीज कहाँ गई है बेटा? अपनी माँ से ऐसी बातें करते हैं क्या? प्रमिला की बात सुनकर मोहिनी ने अपनी आंखें गोल घुमाई। तभी प्रमिला राजीव की तरफ बढ़ने लगी। मोहिनी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन प्रमिला तेज चाल से चल रही थी। दूसरी तरफ राजीव अपने बाप संजय भारद्वाज से कहता है, मैं जानता हूं कि आप मोहिनी कॉर्पोरेशन के शेयर हाथ से चले जाने की वजह से परेशान हैं, लेकिन मेरे पास उसके लिए बहुत अच्छा प्लान है। आप टेंशन मत लीजिए, वो शेयर कैसे गए हैं वैसे वापस भी आ जाएंगे। अपने बेटे को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इससे पहले कि राजीव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ कह पाता, तभी उसकी नजर प्रमिला पर पड़ी और राजीव ने कहा, इनसे मिलिए पापा, यह है प्रमिला चड्ढा, मोहिनी चड्ढा की माँ और मेरी होने वाली सास। अपने बेटे का कॉन्फिडेंस और उसकी बातें सुनने के बाद संजय की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि भारद्वाज ग्रुप का लीडर बनने के लिए उसका बेटा पूरी तरह से तैयार है। इतना सोचते हुए संजय ने पहले प्रमिला से हेलो कहा और फिर अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए प्रमिला को आगे चलने का इशारा करते हुए अपने बेटे के साथ पार्टी हॉल की तरफ चला गया। मोहिनी उन दोनों के हाव भाव से समझ पा रही थी कि उनके बीच में क्या बात हुई होगी, लेकिन यहाँ उपमन्यु उसके बगल में खड़ा अभी भी अपने गेम में व्यस्त था। तभी मोहिनी ने उपमन्यु के हाथ से फोन छीना और अपने पर्स में रखते हुए कहा, गेम खेलना था तो घर पे ही रहता। उपमन्यु एक बार के लिए अपनी बहन पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन जब उसने आसपास का माहौल देखा तो अपनी जुबान दांतों तले दबा दी। एक तरफ धीरे धीरे सभी मेहमान पार्टी हॉल की तरफ जाने लगे, दूसरी तरफ अपनी बालकनी से पार्टी हॉल की तरफ देख रही नताशा दूसरी तरफ पलटी और उसने अधीर से कहा, सारे मेहमान आ गए हैं और तुम यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे आज ही सारे ऑफिस का काम खत्म कर दोगे। क्या मैं जान सकती हूँ इतनी सुबह सुबह नाइट गाउन में तुम्हें ऑफिस जाकर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नताशा की कही इस आखिरी बात ने अधीर का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अधीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, घर पर लोग तुम्हें लेकर क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम मेरी बहन हो, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और ऐसी बात आज के बाद अपने मुंह से मत निकालना। नताशा करीब आई और उसने अपने दोनों हाथ अधीर के कंधे पर रखे और उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब तुम भी उठो और अपना कीमती सूट पहनो। जिस हालत में तुम यहाँ बैठकर काम कर रहे हो उसे देखकर ये लग रहा है कि तुमने 2 दिन से अपनी अंडरवेयर भी चेंज नहीं की है। ये सुनते ही अधीर ने एक बार और गुस्से से नताशा की तरफ देखा और नताशा उसके चेहरे के भाव देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वैसे तो अधीर नताशा के लिए उसका भाई था, लेकिन इस वक्त वो अपने बच्चों की तरह उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। नताशा की सारी बातें और मजाक सुनने के बाद अधीर ने कहा, मैं तैयार होने से पहले खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार जब दुनिया को ये पता चल जाएगा कि अधीर सिर्फ अधीर नहीं बल्कि अधीर अग्रवाल है, तब जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी। ये कहकर अधीर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोलकर गैलरी की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक तरफ अधीर गार्डन की ओर जा रहा था और दूसरी तरफ वॉशरूम ढूंढते हुए उपमन्यु गैलरी की दूसरी तरफ से चला जा रहा था। अचानक से दोनों एक दूसरे से टकराए और उपमन्यु नीचे गिर गया। अधीर ने उपमन्यु को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे उठने के लिए कहा। उपमन्यु ने हैरानी से अधीर का हाथ पकड़ा और उठकर खड़ा हुआ। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उपमन्यु ने भूत देख लिया हो। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अधीर क्या कर रहा है। तभी उपमन्यु को याद आया कि अधीर ने उसे बताया था कि राजीव ने उसका काम खत्म करने के बदले उसे 10 लाख रुपए दिए थे। अब उपमन्यु ने आगे दिमाग में अधीर की वहां होने की वजह अच्छी तरह से बिठा ली थी। तभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उपमन्यु ने कहा, इसका मतलब तुम राजीव से मिले उन 10 लाख का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हो। अधीर मुस्कुराया और उसने कहा, पहले 3 सालों में तुमने मुझे कितना भी परेशान क्यों न किया हो, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जब अधीर ने हंसते हुए ये बात कही तभी उपमन्यु ने एक बार और कुछ सोचा और फिर अधीर से पूछा, मैंने तो सुना था कि आज होटल ताज पूरा का पूरा अग्रवाल ग्रुप ने बुक कर रखा है, फिर तुम्हें यह रूम कैसे मिला? वैसे तो उपमन्यु हमेशा ही बेवकूफियत भरी बातें करता था, लेकिन आज उसने पहली बार वाजिब सवाल पूछा था और उसके सवाल में तर्क था। तभी अधीर ने कहा, कभी कभी मेरे जैसे अनलकी लोग भी लकी निकलते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि जिस कॉलेज में अग्रवाल ग्रुप का होने वाला नया लीडर पढ़ता था, उसी कॉलेज के बाहर मैं बूट पॉलिश करता था। तभी एक अमीरी गरीबी वाली दोस्ती हो गई और आज हम फिर से एक्सीडेंटली टकरा गए। उसी ने मुझे यहाँ पर रूम दिला दिया और मैं अपनी जिंदगी के मजे कर रहा हूँ। उपमन्यु कहता है, सही है बॉस, तुम तो रोडपति बनकर भी करोड़पति वाले मजे ले रहे हो और मुझे देखो। खैर छोड़ो,
मैं तो बस यही कहूंगा कि पुराने गले सिक्कों को कचरे के डब्बे में डाल देना। वैसे भी अब तुम मेरा जीजा नहीं रहे, तुमसे दुश्मनी करके मेरा क्या मतलब। और बाकी अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझो तो मेरी तरफ से ऑफर हमेशा ओपन है। और इसी नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने मेरी बहन को अनऑफिशियली राजीव की बीबी समझ लिया है। और अभी अभी राजीव का बाप भी नीचे टकराया था, शायद उससे भी माँ ने वही बात की है। इतना कहने के बाद कुछ देर तक उपमन्यु ने अधीर के चेहरे के भाव को देखा और फिर कहा, देखो अब मैंने इतनी टिप तो दे दी है, कम से कम इतना तो बता दो वॉशरूम कहाँ है। अधीर हंसा और उसने अपना हाथ सीधा कर उंगली के इशारा करते हुए कहा, वो एग्जिट डोर दिख रहा है, उससे नीचे के फ्लोर पर चले जाओ, वहीं राइट साइड में तुम्हें वॉशरूम मिल जाएगा। उपमन्यु अधीर की बात सुनते ही हाथ हिलाते हुए वहां से चला गया। तभी अधीर ने अपनी छाती पर हाथ रखा और अपने आप से कहा, ऐसे लोगों को गिरगिट घोषित कर देना चाहिए। उपमन्यु के साथ बात करने के बाद अधीर ने गार्डन की तरफ जाने का प्लान बदल दिया और वो फिर से कमरे में आ गया। दूसरी तरफ सभी मेहमानों के बीच प्रमिला उनके पहने गहने और कपड़ों की तारीफ कर रही थी और एक एक डिटेल मोहिनी को बता रही थी। मोहिनी के लिए अपनी माँ को उस पार्टी में झेलना मुश्किल होता जा रहा था। तभी मोहिनी ने प्रमिला से कहा, माँ तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। इससे पहले कि प्रमिला उसे रोक पाती, मोहिनी तेज चाल में पार्टी के दूसरे छोर पर जा पहुंची। उसने बार काउंटर पर अपना हाथ टिकाया और एक गहरी सांस ली। रेड गाउन में अपनी सुंदरता को बार काउंटर के साथ में बिखेरते हुए देखा। वहां मौजूद अमीर और एवरेज दिखने वाले लड़कों की नजर मोहिनी पर पड़ी। मोहिनी उनकी निगाहों को देखकर उनकी इंटेंशन पता लगा सकती थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रमिला की बातें झेलना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी वो पलटी और उसने बारटेंडर से कहा, ब्लैकबेरी ब्रीजर प्लीज। इस पार्टी में इतना सुंदर मेकअप और पहनावा करने के बाद अगर कोई लड़की सिर्फ ब्रीजर मांगे तो कैसा लगेगा? मोहिनी के ठीक बगल में खड़े एक लड़के ने कहा। इतने में बारटेंडर ने ब्रीजर की बोतल का ढक्कन खोलकर मोहिनी की तरफ बढ़ा दिया और मोहिनी ने बोतल उठाते हुए कहा, इतनी बड़ी पार्टी में आकर भी अपनी बदतमीजी का परिचय देते हुए जो अपनी औकात बताए तो कैसा लगेगा? इतना कहकर मोहिनी वहां से चली गई और वो लड़का अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए एक्शन करते हुए बोला, टू हॉट। मेरा तो तन बदन जल गया। जैसे जैसे मोहिनी पार्टी में मौजूद लोगों को देख रही थी वैसे वैसे उसे लग रहा था कि आखिर नताशा ने उसे ही स्पेशल इनविटेशन देकर क्यों बुलाया। क्या अग्रवाल ग्रुप के होने वाले लीडर को उसके पोटेंशियल के बारे में कोई जानकारी थी? क्या वो मोहिनी कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करना चाहता था? पर इससे भी बड़ी बात यह थी कि मोहिनी को कैसे जानता था। मोहिनी इन ख्यालों में खोए हुए ब्रीजर की खूंट लगा ही रही थी कि तभी नताशा मंच में आई और उसने माइक अपने हाथ में लिया। क्या नताशा अग्रवाल ग्रुप के लीडर का नाम अनाउंस करने वाली थी? क्या होगा जब मोहिनी को उसके सवालों का जवाब मिलेगा? अग्रवाल ग्रुप के लीडर के अनाउंसमेंट से लोग सरप्राइज होंगे या शॉक्ड? तो दोस्तों आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। नताशा ने एक सिल्वर कलर का फॉर्मल गाउन पहना हुआ था। वो उसमें काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका डोमिनेटिंग नेचर उसके ड्रेसअप में साफ नजर आ रहा था। तभी उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाते हुए सभी गेस्ट को एक नजर देखा। उसके बाद अनाउंसमेंट करते हुए कहा, आज की शाम एक लीडर के नाम। हम सबको पता है कि आज हमारे यहाँ गैदरिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है, लेकिन हम अग्रवाल ग्रुप के नए लीडर को जान सके, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अग्रवाल ग्रुप के नए लीडर को अनाउंस करते हुए और मंच में बुलाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव बिग हैंड अपलॉज टू न्यू लीडर ऑफ अग्रवाल ग्रुप, अधीर अग्रवाल। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे और सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन सबकी ज्वेलरी और कपड़े देखते हुए जब प्रमिला ने ये नाम सुना तो वो पत्थर की तरह जम गई। उसे अपने कानों में भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरे दिमाग में अधीर का नाम इतना बैठा है कि मैं जहां तहां यही सुन रही हूँ। जरूर मेरे कान खराब हो गए हैं। वैसे तो प्रमिला अपने मोहल्ले में दूसरों की बातों को सुनने के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी। उसे अपने कामों में इतना भरोसा था कि वो दावे के साथ कह सकती थी कि वो दीवार के पार की बात भी गौर से सुन सकती थी, लेकिन इस बात पर वो बिलीव करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए एक ही बात बड़बड़ाई जा रही थी, नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर सिर्फ एक प्रमिला नहीं थी जिसे इस बात का धक्का लगा था। वैसे तो मोहिनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो सुना वो सच है या गलत। अग्रवाल ग्रुप का नया लीडर अधीर कैसे हो सकता है, या सिर्फ ये कोई और अधीर होगा?
इतने में उसी भीड़ में कोने में बैठे उपमन्यु ने भी अधीर का नाम सुनने के बाद अपना गेम बीच में छोड़ दिया। साथ ही राजीव ने अपनी आंखों में सवालिया भाव लिए प्रमिला की तरफ देखा। वो पार्टी सबके लिए अब तक एक खुशनुमा थी, लेकिन अब प्रमिला, उपमन्यु और राजीव के लिए इसका मतलब बदल गया था। इतने में राजीव ने अपने आप से अपनी गर्दन रगड़ते हुए कहा, मैं भी क्या बेकार में परेशान हो रहा हूँ। इस दुनिया में एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। इस बात को उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने दिमाग में दोहराया और फिर ये भी कहा कि अग्रवाल ग्रुप को क्या यही नाम रखना था। इतने अमीर इंसान के पास तो इतनी सारी चॉइसेस हो सकती थी, फिर नाम में कंजूसी क्यों करती। आज तक मैं जिस नाम से एक निकम्मे को जानता था, उसी नाम से एक अरबपति को भी जानूंगा। ये सोचते हुए राजीव बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था, वो अधीर नहीं बल्कि सेम नाम का कोई और इंसान होगा। इतने में सबकी नजर एक ही जगह गड़ी हुई थी कि कब कार्टून खुलेगा और वो इंसान दुनिया के सामने आएगा जिसका इंतजार हो रहा है। इतने में स्पॉटलाइट के द्वारा एक पाथ क्रिएट हुआ और कर्टन खुलते ही दो पैर उजाले में नजर आए। जैसे जैसे अधीर आगे बढ़ा वैसे वैसे स्पॉटलाइट उसके पैरों में होते हुए उसके चेहरे तक बढ़ने लगी, लेकिन स्पॉटलाइट की गति इतनी धीमी थी कि राजीव को लग रहा था उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। दूसरी तरफ मोहिनी सोच रही थी, अगर गलती से भी उसका एक्स हस्बैंड अधीर निकला तो उसको कितना बुरा लगेगा कि जिस इंसान को वो इतने सालों से एक कूड़ेदान की तरह ट्रीट कर रही थी, वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक निकला। वहीं प्रमिला अपनी छाती पर हाथ लगाए खड़ी गौर से लाइट को देख रही थी और यही सोच रही थी कि ये लाइट इतनी धीमी गति से क्यों चल रही है। साथ ही नताशा अपनी अनाउंसमेंट को जारी रखते हुए कहती है, आखिर सबका इंतजार खत्म हुआ। मैं पहले ही यहाँ मौजूद सभी लड़कियों को कह देती हूँ कि दिल थाम कर रखिए, क्योंकि आपका दिल आपके हाथ में जाने वाला है। और ऐसा इसीलिए नहीं होगा कि अग्रवाल ग्रुप का लीडर हैंडसम है, बल्कि इसीलिए होगा कि ये शख्स हैंडसम होने के साथ साथ जवान है, जिसके पास बेशुमार दौलत है और वो दुनिया को जीतने की काबिलियत रखता है। आखिरकार वो चेहरा दुनिया के सामने आ गया, जिसे देखने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोगों ने एक बार और ताली बजाई, लेकिन मोहिनी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके मुंह से आह निकल गई और वो अपने कदमों को संभाल नहीं पाई, इसीलिए बार काउंटर पर टिक कर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ उपमन्यु को लगने लगा कि उसे बिना पिए ही शराब चढ़ गई है, इसीलिए उसने अपने बगल में खड़े वेटर से कहा, जल्दी से एक गिलास पकड़ा, नहीं तो मैं यहीं खुदकुशी कर लूंगा। उपमन्यु ने अपने हाथ में गिलास लिया और एक घूंट में पूरा गिलास गटकते हुए अपनी माँ के बगल में गया और उसने अपनी माँ के कान में कहा, माँ, लगता है गेम खेलते खेलते मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मुझे खुली आंखों से सपने दिख रहे हैं। उस वक्त प्रमिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इंच भर भी नहीं हिल पाएगी। यहाँ तक कि उसने तो अपनी सांस भी रोक ली थी, सिर्फ आंखें फाड़े सामने देख रही थी। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तो राजीव को लगा था, जिसे वो डिलीवरी बॉय समझ रहा था। वो इतना बड़ा आदमी निकला। तभी उसने अपने पापा की तरफ देखा। संजय ने उसके सामने सर झुका लिया था। हालांकि संजय को अधीर के 3 साल की जर्नी की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन राजीव कंपनी के साथ अपने लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाने के बारे में सोच रहा था। उसने अनजाने में उस कंपनी के साथ लंबी दुश्मनी मोल ले ली थी। अब तो राजीव मन ही मन सोच रहा था कि वो घर से बाहर निकलकर हर भिखारी के पैर पड़ेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब कौन सा भिखारी उठकर किस कंपनी का लीडर बन जाए। बार काउंटर पर इस तरह हताश निराश अपने शरीर को सहारा देकर खड़ी मोहिनी को देखकर बार टेंडर ने कहा, मैडम, आपकी तबीयत ठीक है? उसकी आवाज से तुरंत मोहिनी अपने शॉकिंग वर्ड से बाहर आई और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। और यहाँ उपमन्यु बार बार प्रमिला से एक ही सवाल पूछ रहा था। जब प्रमिला ने काफी देर तक पलक भी नहीं झपकाई, तब उपमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए वापस लाने की कोशिश की। प्रमिला तुरंत जोर से चिल्लाई। तभी उपमन्यु ने प्रमिला के मुंह पर हाथ रखकर कहा, अब तो जो होना था हो चुका है, उस पर शोक मनाने से क्या फायदा। इसीलिए कहते हैं ना लोग, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। अब हमने तो अच्छे कर्म किए नहीं है जो हमें इस बदलाव से कुछ अच्छा मिल पाए। उपमन्यु के शब्दों ने प्रमिला को वो सारे दिन याद दिला दिए जब जब प्रमिला ने अधीर के साथ ज्यादती की थी। इतने में अधीर ने नताशा के हाथ से माइक लिया और सभी मेहमानों को वहां आने के लिए धन्यवाद कहते हुए ये अनाउंस किया कि आने वाले समय में अधीर नए और छोटे बिजनेसमैन को भी काम देने के बारे में सोचेगा। और इस बारे में अधीर ने पहले ही एक अच्छी रिसर्च की हुई है और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाए हैं, जिसका बजट लगभग 500 करोड़ के आसपास है। अधीर की अनाउंसमेंट सुनने के बाद सब ने फिर से तालियां बजाई और अधीर ने मेहमानों को डिनर एंजॉय करने के लिए कहा और खुद नताशा के साथ मंच के नीचे उतर गया।
भले ही अधीर का ओहदा अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सभी मेहमानों को ग्रीट किया और उनके पास जाकर उनके हालचाल पूछा। जब अधीर ऐसा कर रहा था तो राजीव अपना मुंह छुपाए यहाँ से वहाँ घूम रहा था और उसने अधीर से बचने की काफी कोशिश की। साथ ही प्रमिला भी उसके पीछे पीछे खुद को अधीर से बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहिनी पार्टी हॉल के अंत में एक बार काउंटर के पास ही खड़ी रही। उसे पता था कि जो गलतियां उसने की हैं उसका फल तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। जब प्रमिला ने देखा कि अधीर अपने सभी मेहमानों से मिलने के बाद एक जगह खड़ा होकर नताशा से बात कर रहा है, तब वो पिछली रात के बारे में सोचने लगी जब उसने अधीर को अपनी पार्टी में बुलाया था और उसे बेइज्जत किया था। साथ ही वो अपने किए के लिए पछताने लगी और सोचने लगी कि अगर उसने अपनी बेटी को डिवोर्स लेने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो आज वो खुद को शाबाशी दे रही होती। इतना सोचते हुए उसकी नजर राजीव पर पड़ी। राजीव उसे अब अधीर के सामने छोटा लगने लगा था। उस वक्त ये पछतावा प्रमिला और उपमन्यु दोनों के चेहरे पर दिख रहा था। हालांकि अधीर की नजर भी उन पर पड़ गई थी, लेकिन अधीर उनके पास जाकर खुद की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो आगे बढ़ा और उसकी नजर बार काउंटर पर खड़ी मोहिनी पर पड़ी। उसने अपने कदम मोहिनी की तरफ मोड़ लिए। तब मोहिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। साथ ही मोहिनी उन सभी दिनों को याद करने लगी जब उसने अधीर से कहा था कि वो किसी काम का नहीं है, सड़क पर बैठा कुत्ता भी उससे ज्यादा बेहतर होता है, कम से कम होता तो है और अधीर को तो इतना भी नहीं आता। अपनी कही हुई आवाज मोहिनी के दिमाग में घूम रही थी और वो सोच रही थी कि अगर अधीर ने उसकी उन सब हरकतों का बदला लेने की कोशिश की तो वो क्या करेगी, लेकिन अधीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आगे बढ़ा और उसने वेटर की ट्रे से 2 ग्लास वाइन के उठाए और एक हाथ मोहिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस मोहिनी, पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब अधीर ने इस तरह के फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल किया तब मोहिनी को एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। अधीर के ये शब्द उसे सुई की तरह चुभ रहे थे। कल तक वो अधीर की बीवी थी, लेकिन आज अधीर एक अरबपति था और वो एक छोटी सी कंपनी की मालकिन। इसके अलावा उनके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं था। तभी राजीव ने सोचा नहीं था कि अधीर बार काउंटर तक भी जाएगा, इसीलिए वो मोहिनी के साथ कुछ ही दूरी पर बैठा अपना मुंह छुपा रहा था, लेकिन अधीर ने उसे देख लिया था और उसकी तरफ पलटते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास उठाकर राजीव से कहा, मिस्टर भारद्वाज, मोहिनी कॉर्पोरेशन के जो शेयर्स आपके नाम पर थे उन्हें बेचने के लिए धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद अग्रवाल ग्रुप से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। अधीर ने ये बात कुछ ऐसे अंदाज में कही थी जैसे वो राजीव को धमकी दे रहा हो। जब राजीव को संजय ने बताया था कि मोहिनी कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स उनके हाथ से चले गए हैं, तब राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी में किसे इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अब उसके लिए बात साफ हो गई थी और अधीर ने अपना पहला दाव भी खेल लिया था। हालांकि उस वक्त तो राजीव अधीर को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और वो मन ही मन सोच रहा था कि कभी कभी हाथी को गिराने के लिए चींटी भी काफी होती है। अगर मुझे इससे गिरना पड़ा तो मैं चींटी बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे तो राजीव अधीर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके बीच में जो द्वंद्व शुरू हो गया था उसे दोनों के बीच में खड़ी मोहिनी साफ देख सकती थी। साथ ही प्रमिला और उपमन्यु की नजर भी राजीव और अधीर पर पड़ी। तभी उपमन्यु ने कहा, मुझे नहीं लगता ये किसी को छोड़ने वाला है, ये हम सबसे बदला लेगा। हमने इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब इसकी बारी है। ये सुनते ही प्रमिला की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। क्या राजीव अधीर के सामने खड़ा उठने की हिम्मत कर पाएगा या मोहिनी और अधीर के बीच सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप ही रह जाएगा? क्या अधीर अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ेगा या सबसे बदला लेगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। वाइन की ग्लास से एक घूंट वाइन का पीने के बाद अधीर ने राजीव की आंखों में देखा और कहा, अब मोहिनी कॉर्पोरेशन पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है और ना ही तुम्हारे उन बोर्ड मेंबर्स का जो तुम्हारे साथ साठ-गांठ बिठाकर उस कंपनी को हथियाना चाहते हैं। राजीव कहता है, एक डिलीवरी सर्विस देते हुए आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह से उठने के बाद अपने घर के सभी नौकरों के पैर पकड़ूं और उनसे माफी मांगूं। वो क्या है ना कि अब मैं सबको शक की निगाहों से ही देखूंगा। क्या पता कब मेरे घर का कौन सा नौकर करोड़पति निकल जाए और मुझे भी ऐसे ही पार्टी में इनवाइट करके शर्मिंदा करने की कोशिश करे। पहले तो राजीव ने अपने मन को समझा लिया था
वो ज्यादातर चुप ही रहेगा, लेकिन जब अधीर ने उसे 2-4 तंज कसे तो वो समझ गया कि अब उसे अग्रवाल ग्रुप से कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला। इसीलिए वो बेफालतू में रिलेशनशिप बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसने अपनी जुबान खोल दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जुबान खोलने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। राजीव की पूरी बात सुनने के बाद अधीर हंसा और उसके जेब से अपना फोन निकाला। उसने फोन पर एक मैसेज टाइप करने के बाद उसने राजीव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भारद्वाज ग्रुप जिसके तुम मालिक बनने वाले हो, अब तक वो कंपनी तुम्हारे बाप के हाथ में है ना? इतना कहकर अधीर ने गौर से राजीव की आंखों में देखा। अधीर का ऐसा करना राजीव को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने अधीर का हाथ झटका और कहा, तुम चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, तुम्हें इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखने की इजाजत नहीं है। अधीर ने बड़े अदब के साथ कहा, अगर तुम संजय भारद्वाज के सचमुच जायज बेटे हो तो यहाँ आने से पहले तुम्हें कम से कम अपने बाप से बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से पता है जो बदतमीजी अभी अभी तुमने की है उसकी कीमत तुम्हें क्या चुकानी पड़ सकती है। राजीव कहता है, तुम्हारी खोखली धमकियों से डर नहीं लगता। एक रात में तुम अमीर बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग बड़ा हो गया है। वो तो उतना ही रहेगा ना जितना था। अधीर ने अपना हाथ उठाया और किसी को बुलाने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद एक असिस्टेंट चेकबुक लेकर वहां पहुंची। अधीर ने कहा, जो अमाउंट तुम्हें बताया था तुमने फिल कर दिया ना? असिस्टेंट ने हामी भरी। तभी अधीर ने उसके हाथ से चेकबुक ली और पन्ने पलटते हुए साइन कर चेक फाड़कर राजीव के हाथ में रख दिया। राजीव देखकर हैरान हुआ और उसने कहा, ये क्या है? अधीर कहता है, मैंने कहा था ना ये बदतमीजी करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तुम्हारी कंपनी की नेटवर्थ है और आज से तुम ये समझ लो कि दिल्ली में कोई भारद्वाज ग्रुप नहीं है। अब उसका काम और नाम दोनों अग्रवाल ग्रुप के नाम से ही चलेगा। राजीव ने उस चेक में लिखी हुई रकम को देखा और उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इन चिल्लर पैसों में अपनी कंपनी बेच दूंगा? अधीर ने हाथ बांधे और कहा, नहीं, तुम नहीं बेचोगे, पर मैं खरीद चुका हूँ। और हाँ, गलती से भी फिल्मों की तरह चेक फाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने चेक फाड़ा तो तुम्हारे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी और तुम्हारी कंपनी मेरे नाम हो जाएगी। राजीव हंसा, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आता हूँ? बिना मेरे सिग्नेचर या फिर बिना मेरे बाप के सिग्नेचर के मेरी कंपनी को तू हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं तुझे आप कह के इज्जत दे रहा हूँ और तुम मेरी कंपनी छीनने की बात कर रहे हो। ये रख अपना चेक। मोहिनी उन दोनों की बातें हाथ बांधकर सुन रही थी। उसे ना तो राजीव की जीत से कोई लेना देना था और ना ही अधीर की। बस उसके मन में एक ही ग्लानि थी, उसने कभी भी अधीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसके बाद भी अधीर उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार था और उसकी कंपनी को इंडिपेंडेंट बनाने में उसने इतनी मदद की थी। एक तरफ मोहिनी अपने गिल्ट में उन दोनों की बातें सुन रही थी और दूसरी तरफ अधीर ने अपने हाथों को पीछे किया और धीमी आवाज में चालाकी भरी नजरों के साथ देखा। एक बार पूरे हॉल में नजर घुमाओ और तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं लीगल प्रोसीजर को कितनी अच्छी तरह से समझता हूँ। राजीव अभी अपनी अकड़ में था, लेकिन जब उसने नजर घुमाकर अपने आप की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसका बाप एक टेबल के सामने खड़ा था और उसके सामने पेपर रखे हुए थे। वो पेन पकड़कर उन पेपर्स पर साइन करने ही वाला था। उसने एक आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा और साइन करके पेपर अधीर की एम्प्लॉय के हाथ में रख दिया। ये देखकर राजीव अपना आपा खो बैठा और अधीर वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। इतने में राजीव ने अपना चमड़े का जूता निकाला और अधीर की तरफ फेंकते हुए उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका जूता अधीर पर टपकता तभी बाउंसर्स बीच में आए और उसने जूता कैच करके राजीव के सामने रख दिया और कहा, सर इस तरह की हरकत मत कीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन आपको उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। वैसे अधीर सर ने कहा है कि हम आपकी 2 गलतियां माफ कर दें। एक गलती आप पहले ही कर चुके हैं जब आपने अधीर सर के साथ बदतमीजी की, और दूसरी ये थी। राजीव ने खुद को हेल्पलेस महसूस किया। इसी बीच जब अधीर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि किनारे में प्रमिला और उपमन्यु खड़े थे, लेकिन अधीर ने एक भी बार उनकी तरफ देखने की कोशिश तक नहीं की। उसके लिए वो दोनों कोई मायने नहीं रखते थे। ना तो उसे प्रमिला और उपमन्यु से कोई नफरत थी, ना ही कोई लगाव। इसीलिए वो आगे बढ़ा और उसने बाकी मेहमानों से बात करना शुरू कर दी, लेकिन वो उस हॉल से बाहर नहीं जा सकता था। अगले 2 घंटे तक राजीव ने वहां रुककर खूब शराब पी और टाइम आते ही वो सीधा तेज चाल में दरवाजे से बाहर चला गया। संजय उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था और संजय ने पार्टी हॉल से बाहर जाते ही आवाज लगाकर राजीव को रोकते हुए कहा, इस तरह गुस्से में जाओगे तो और भी नुकसान होगा। राजीव पलटा और उसने कहा, नुकसान होने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो चला गया। आपने तो ऐसे साइन कर दिया जैसे आपको ये पूरा बिजनेस भीख में मिला हो, या फिर आपकी कनपटी पर बंदूक लगाकर किसी ने साइन करवा लिया हो।
संजय हाथ बांधकर राजीव के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने खुशी खुशी साइन कर लिया? और तुम्हें किसने बताया कि वहां पर कोई बंदूक लेकर खड़ा नहीं था? ये पार्टी नहीं है, पूरा होटल अग्रवाल ग्रुप ने बुक किया था। राजीव के पास अपने बाप से कहने के लिए अब कोई भी शब्द नहीं बचे थे। वो सीधा कार के पास गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन कार का दरवाजा लॉक था। अंदर ड्राइवर चैन की नींद सो रहा था। तभी राजीव ने दरवाजे पर जोर से हाथ दे मारा, जिससे ड्राइवर की नींद खुली और वो हड़बड़ाते हुए उठा। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला। इससे पहले कि ड्राइवर माफी मांगता, राजीव ने गुस्से से कहा, चाबी दो। ड्राइवर अभी आधी नींद में था, इसीलिए उसे पहली बार में राजीव की बात समझ नहीं आई। राजीव ने थप्पड़ मारते हुए कहा, सुनाई नहीं देता, कार की चाबी दे। ड्राइवर ने उसके हाथ में चाबी रखी और राजीव ने कार में बैठते हुए कहा, अब सीधा अपने घर चला जा, तेरा काम यही खत्म हुआ, पैसे मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। इससे पहले कि ड्राइवर कोई सवाल पूछ पाता, राजीव वहां से कार लेकर निकल पड़ा। पीछे संजय हैरान खड़ा था। उसने अपने बेटे को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। हालांकि अब उसके पास भी कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उसने आगे आकर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बुरा मत मानना, उसका दिमाग खराब है और समय भी ठीक नहीं चल रहा है। इतना कहकर संजय ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और ड्राइवर के हाथ में रखते हुए कहा, जा घर चला जा, कल से कोई नई जॉब ढूंढ लेना। ड्राइवर ने दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन सर मेरी गलती क्या है? संजय तब तक अपने कदम आगे बढ़ा चुका था, पर ड्राइवर का सवाल सुनकर वो रुका और उसने पलट कर कहा, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती किस्मत की है, तेरी नहीं हमारी किस्मत की गलती। संजय ने जिस भाव से ये बात कही थी, ड्राइवर समझ गया था कि अब उसे बिना कोई सवाल पूछे अपने घर पर निकल जाना चाहिए। जैसे ही संजय वहां से निकला, वैसे ही उपमन्यु, प्रमिला और मोहिनी बाहर आए। रात के 2 बज रहे थे। उनके पास घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि आते वक्त वो राजीव के साथ आए थे। तभी मोहिनी ने कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, मैं कैब बुक करती हूँ। काफी देर तक मोहिनी ने कैब बुक करने के लिए अलग अलग नंबर्स पर फोन लगाया, मोबाइल लोकेशन भी ट्राई किया, लेकिन वहां कोई भी कैब ड्राइवर आने को तैयार नहीं था। अधीर अपने कमरे की बालकनी से मोहिनी का स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। इतने में अधीर मुड़ा और उसने टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया, मगर इससे पहले कि वो नंबर डायल करके मोहिनी की मदद करने के बारे में सोचता, तभी नताशा वहां पहुंची और नताशा ने कहा, तुम्हें पता है ना, अब तुम अग्रवाल ग्रुप के लीडर हो। अधीर को नताशा की बात समझ नहीं आई और उसने फोन से नजर हटाकर नताशा की तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ये बातें क्यों दोहरा रही हो? नताशा कहती है, फिर तुम बार बार अपनी वाइफ की मदद करने में क्यों लग गए हो? तुम्हें पता है ना, इतने मेहमानों के बीच में अगर हमारी कार मोहिनी और उसके परिवार को घर छोड़ने गई तो लोगों को क्या लगेगा? भले ही कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमें भी अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। नताशा की बात सुनने के बाद अधीर ने फोन टेबल पर रख दिया। तभी नताशा ने आराम से बिस्तर पर बैठते हुए कहा, वैसे आज तुम्हारे ससुराल वालों को गम तो बहुत हुआ होगा। अगर उनकी बेटी का तुमसे तलाक नहीं हुआ होता तो आज वो अरबपति के रिश्तेदार कहलाते और तुम्हारी बीवी तो आज जरूर घर जाकर रोने वाली है। अधीर ने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया और फिर फोन टेबल पर रखते हुए नताशा के बगल में गया। फिर अपने घुटनों को मलते हुए उसने नताशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखो हमारा बचपन साथ में गुजरा है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है और इन 3 सालों में तुमने मेरी चोरी छुपे जितनी बार भी मुझे देखा होगा, उतनी बार उन लोगों से ताने सुनते हुए ही देखा होगा। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में सबके लिए एक परसेप्शन बन गया है। दरअसल तुम जैसी मोहिनी को समझती हो वो वैसी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए ना तो नफरत है और ना ही प्यार, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में एक अनवांटेड चीज की तरह था जिसे उसके ऊपर थोपा गया था। लेकिन उसने इस वजह से नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि मैं उसके घर में रहते हुए कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने कभी भी एक पैसा कमाने की कोशिश नहीं की और इतनी मेहनत करने वाली लड़की अपने सामने एक निकम्मे आदमी को नहीं झेल सकती थी। तुम खुद को उसकी जगह पर रखकर एक बार सोचो, क्या तुम झेल सकती हो? हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरी सास और मेरा साला दोनों के दोनों ही बेकार थे और सिर्फ अमीर जीजा और अमीर दामाद चाहिए था उन्हें उनके ऊपर पैसा लुटा सके। लेकिन मोहिनी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्या अधीर मोहिनी के लिए कार भेजेगा? अब राजीव आगे चलकर क्या करेगा? प्रमिला, जो कि राजीव को अपना दामाद बनाने के लिए उतावली हो रही थी, वो अपने दोस्तों से क्या कहेगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। एक तरफ अधीर नताशा को समझा रहा था तो दूसरी तरफ प्रमिला और उपमन्यु ताज होटल के बाहर फुटपाथ पर खड़े मोहिनी को देखते हुए लगातार पूछते जा रहे थे कि आखिरकार कैब कब आएगी। मोहिनी को गुस्सा आ रहा था और उसने चिल्लाते हुए कहा, आप लोग जब इस पार्टी के लिए आए थे, क्या आपने मुझसे पूछा था
फिर अभी मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? देख रहे हो ना कि मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने कोई कैब एजेंसी नहीं खोल रखी है। जब भी फोन लगाऊंगी और 10 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। मोहिनी अपनी बात खत्म कर पाती तभी एक लंबी कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने विंडो सीट नीचे करते हुए मोहिनी से कहा, मोहिनी जी, मेरा नाम सुभाष है। दरअसल अधीर सर ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। आइए कार में बैठिए। ड्राइवर की बात सुनते ही उपमन्यु और प्रमिला दोनों खुश हुए और उपमन्यु जाकर ड्राइवर के बगल में ही सीट पर बैठ गया और प्रमिला पीछे बैठकर मोहिनी को अंदर आने के लिए कहने लगी। मोहिनी इससे पहले कि कार में बैठी, उसने नजर उठाकर होटल की तरफ देखा। वो जानना चाह रही थी कि आखिर अधीर को कैसे पता चला। उसके पास घर वापस जाने का कोई साधन नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर एक बालकनी में पड़ी। इतने सारे कमरों के बाहर सारी लाइट्स में से सिर्फ एक ही बालकनी में उजाला नजर आ रहा था और बालकनी के पास 2 लोगों के खड़े होने की शैडो बनी हुई थी। मोहिनी ने मान लिया कि उन लोगों में से एक अधीर ही होगा। उसने मन ही मन अधीर को धन्यवाद कहा और कार की पीछे की सीट पर बैठ गई। रात का समय था। दिल्ली की सीधी और सपाट सड़कों पर कार स्मूथली चल रही थी। इतने में मोहिनी ने कार की विंडो का कांच नीचे किया और खुली हवा में सांस लेने की कोशिश की। ड्राइवर ने मोहिनी को आंख बंद करके बाहर की तरफ देखते हुए देखा और एसी टर्न ऑफ कर दिया। तभी उपमन्यु ने अपना मुंह खोलकर ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर भाई, एक बात बताओ, तुम्हें किसने बताया कि हमारा घर कहाँ है? क्योंकि तुमने हमसे पूछा नहीं। उपमन्यु ने एक बहुत ही बेतुका सवाल पूछा था और ड्राइवर के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो उपमन्यु से ज्यादा समझदार है। इसीलिए ड्राइवर कहता है, बस समझ लीजिए, जिसने कार भेजी है उसी ने पता भी बताया है। जवाब सुनने के बाद उपमन्यु को लगा कि बड़े बड़े लोगों के ड्राइवर के भी बड़े तेवर होते हैं। इतना सोचने के बाद उसने दोबारा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। कार की स्पीड सामान्य थी पर सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं था, इसीलिए धौला कुआं से द्वारका पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगले आधे घंटे में कार दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कार से उतरते ही मोहिनी ने ड्राइवर को धन्यवाद कहा। ड्राइवर ने मोहिनी का अच्छा व्यवहार देखकर गुड नाइट विश करने के बाद कार मोड़ी। अब तक घड़ी में सुबह के 3 बज चुके थे। तीनों का शरीर दर्द से टूट रहा था। जैसे ही मोहिनी ने बेल बजाई, प्रमोद ने आकर दरवाजा खोला और फिर सीधा अपने कमरे में चला गया। प्रमोद के अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी जिसकी वजह से वो उनसे पार्टी के बारे में पूछे। इस कारण उसने रुकना भी ठीक नहीं समझा। अगली सुबह जब प्रमोद उठा तो उसने देखा कि मोहिनी सोफे पे सोई हुई थी और उपमन्यु और प्रमिला अपने अपने सर पर हाथ लगाकर आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई वज्रपात हो गया हो। कुछ देर तक प्रमोद ने उन तीनों को गौर से देखा और फिर उसने सोचा कि वो जाकर मोहिनी को कमरे में सोने के लिए कहे, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि मोहिनी गहरी नींद में सोई हुई थी और इसीलिए उसने जगाना ठीक नहीं समझा और वो सीधा किचन में चला गया। प्रमोद के 2 चक्कर लगाने से भी उपमन्यु और प्रमिला पर कोई असर नहीं हुआ। उन दोनों की हरकत को देखकर प्रमोद समझ गया था कि जरूर पार्टी में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो वो उन दोनों को झेल नहीं पाए। हालांकि प्रमोद ने कल उन दोनों के घर से निकलते ही उन्हें रोकने के लिए कहा था, लेकिन प्रमोद की एक नहीं सुनी किसी ने। कुछ ही देर बाद प्रमोद चाय बनाकर लाया। उसने चाय के 2 कप उपमन्यु और प्रमिला के सामने रखे और कॉफी का 1 कप मोहिनी के सामने रखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जगाते हुए कहा, बेटा कॉफी पी लो और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मोहिनी झटके से उठी और उसने घड़ी में देखा, सुबह के 8:30 बज रहे थे। तभी प्रमोद ने उसे शांत होने के लिए कहा और कॉफी का मग हाथ में पकड़ा दिया। इतने में प्रमोद प्रमिला की तरफ मुड़ा और प्रमोद ने प्रमिला के कंधे को थपथपाते हुए जैसे ही चाय पीने के लिए कहा, तभी प्रमिला जोर से चिल्लाई और उसने कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये जरूर कोई सपना था। जो कुछ भी कल रात हुआ वो सब कुछ सपना था। प्रमिला की आवाज सुनकर उपमन्यु भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अब पूरी जिंदगी भर हमें सपना ही देखना है माँ। अगर पहले से पता होता तो उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार करते। वैसे एक बार इमेजिन करके देखो, अगर मोहिनी का डिवोर्स नहीं हुआ होता तो आज तुम अरबपति की सास होती और मैं अरबपति का साला और मेरी बहन अरबपति की बीवी। उपमन्यु की बात सुनकर मोहिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अब भी तुम्हारे अंदर लालच भरा हुआ है और तुम उसी नजर से चीजों को देख रहे हो। इतने में प्रमिला ने मोहिनी को डांटते हुए कहा, बेटा अभी अपना ज्ञान तू अपने पास ही रख। हर चीज में इतना लड़ना झगड़ना जारी रहता है तेरा। क्या एक बार ये नहीं कह सकती थी कि तुझे उसे डिवोर्स नहीं देना है? मोहिनी कहती है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अगर मैं बोलने लगी तो तुम लोग शर्मिंदा हो जाओगे।
प्रमोद को लगने लगा था कि धीरे धीरे माहौल बिगड़ जाएगा और सुबह सुबह बहस छिड़ जाएगी। इसीलिए प्रमोद कहता है, तुम लोगों को नहीं लगता कि कुछ देर शांत होकर चाय पी जाए और उस बारे में बात की जाए जो हो सकता है? बेफालतू में पछताने से क्या फायदा? उपमन्यु कहता है, वैसे पापा ठीक कह रहे हैं। माँ, तुम तो वैसे भी मेरी बहन की शादी राजीव से करवाने वाली थी, अगर बिलेनियर नहीं तो मिलेनियर ही सही, क्या कहती हो? प्रमिला कहती है, लेकिन अब मिलेनियर नहीं रहा ना। तुमने देखा ना अधीर ने उसकी कंपनी को कैसे चुटकियों में खरीद लिया था, और वैसे भी उसके और उसके बाप के बीच चल रही बहस को भी सुना था। मुझे नहीं लगता अब उन दोनों के हाथ में कुछ बचा है, वो दोनों रातों रात कंगाल हो गए हैं। उपमन्यु कहता है, पॉजिटिव सोचो, तुमने देखा नहीं अधीर ने उसे एक चेक दिया था। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी बड़ी कंपनी के बदले हजारों का चेक दिया होगा, जरूर करोड़ों का होगा। बस एक बार उस चेक की रकम पता करवाओ, उसके बाद सोचते हैं कि मोहिनी से उसका रिश्ता करवाना है या फिर नहीं। मोहिनी उठ खड़ी हुई और उसने अपने सामने रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और उपमन्यु के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम कैसे भाई हो? क्या तुम्हारा लालच इतना बड़ा है कि तुम अपनी बहन का दाम लगाओगे? एक तो घर पर कुछ नहीं करते, मेरे पैसों का खा रहे हो और ऊपर से मेरा ही सौदा करने के बारे में सोच रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहते ही जैसे ही मोहिनी उठी, उसके गले से मोतियों का हार टूटकर जमीन पर बिखर गया। मोहिनी को याद आया कि पिछली रात जब उसकी माँ कार में बैठे बैठे सो गई थी, तब उसका हाथ उस मोती की माला पर जा फंसा था, लेकिन उस वक्त मोहिनी ने एक सरल गांठ बांधकर उसे अटका लिया था। लेकिन रात में करवटें लेते हुए वो गांठ खुल गई थी। तभी मोहिनी उठी और उसने एक एक दाना मोती का उठाया और सामने पड़े हुए अखबार में जमा करते हुए उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। तभी प्रमिला ने कहा, भले ही तेरा पति बिलेनियर है, लेकिन उसने तुझे सरोजनी नगर से लाकर ये सस्ती सी माला पकड़ा दी, उसे भी तू संभाल कर रख रही है। मैं कहती हूँ कि इसके दाने डस्टबिन में फेंक दे, कोई काम के नहीं है। मोहिनी ने बस एक नजर प्रमिला की तरफ गुस्से से देखा और वो उस अखबार को लेकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ प्रमिला और उपमन्यु राजीव के चेक को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ प्रमोद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पार्टी में हुआ क्या था। वो प्रमिला से इस बारे में सवाल जवाब करना तो चाहता था, लेकिन प्रमिला उसे उल्टा सीधा सुनाती थी। इसीलिए प्रमोद ने टेबल पर रखा हुआ कॉफी का मग उठाया और कॉफी गर्म करके मोहिनी के कमरे में चला गया। मोहिनी उस वक्त बिस्तर पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। प्रमोद ने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी ने थकी हुई आवाज में कहा, दरवाजा खुला हुआ है। प्रमोद अंदर आया और उसने कॉफी का मग फिर से मोहिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम अपनी कॉफी नीचे ही भूल गई थी। मोहिनी ने दया की नजर से अपने पापा की तरफ देखा और कहा, ये सब करना छोड़ दीजिए पापा, अच्छा नहीं लगता। तभी प्रमोद कहता है, ये सब तो ठीक है बेटा, पर बता कल पार्टी में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं? मोहिनी ने कहा, कुछ नहीं पापा, बस वहाँ पता चला कि अग्रवाल ग्रुप का नया लीडर कोई और नहीं बल्कि अधीर है। ये सुनते ही पहले तो प्रमोद को अजीब लगा, फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो वो लड़का पहले से ही जेंटलमैन लगता था। चलो अच्छी बात है, पर इतने सालों तक उसने इतना सब कुछ क्यों सहा? मोहिनी ने ना में सर हिलाते हुए अपने पापा से कहा, इस बात का जवाब उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता पापा। और माँ तो इस बात से भी हैरान है कि अधीर ने राजीव की कंपनी खरीद ली है। अब राजीव के पास कोई बिजनेस नहीं है। कल तक माँ उसका नाम लेकर अपने दोस्तों के बीच में वाहवाही बटोर रही थी। अब पता नहीं वो कैसे अपने दोस्तों को बताएगी कि जिसे वो अपना होने वाला दामाद कह रही थी वो दिवालिया हो गया। प्रमोद कहता है, उनका तो चलता ही रहेगा, उनकी छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। जैसे ही प्रमोद ने ये बात कही तभी मोहिनी के फोन की घंटी बजने लगी। मोहिनी ने अपनी फोन की तरफ देखा तो ये उसकी असिस्टेंट का नंबर था। मोहिनी ने कहा, गुड मॉर्निंग नम्रता, बताओ क्या हुआ? असिस्टेंट ने मोहिनी से कहा, गुड मॉर्निंग मैम, दरअसल कोई आदमी ऑफिस में एक लिफाफा देकर गया है, मैंने सोचा कि उसे ओपन करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं। मोहिनी पूछती है, कैसा लिफाफा? नम्रता ने कहा, कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड लगता है। तभी मोहिनी ने पैकेट खोलने की इजाजत दी और नम्रता ने पैकेट खोलकर मोहिनी को एक्सप्लेन किया। तभी मोहिनी को याद आया कि उसने 2 साल पहले अधीर के नाम से एक अकाउंट खोला था और उसे एक एटीएम कार्ड दिया था। मोहिनी नहीं चाहती थी कि अधीर रोज उसके सामने हाथ फैलाए, इसीलिए वो उसकी पॉकेट मनी इस बैंक अकाउंट में डाल देती थी और उसे लगता था कि अधीर जरूरत पड़ने पर उस पॉकेट मनी को निकालकर अपना काम चलाता है। लेकिन आज ये लिफाफा किस चीज से रिलेटेड था, ये बात मोहिनी को समझ नहीं आई। इतने में मोहिनी के फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन आया। मोहिनी ने देखा कि अधीर के इस अकाउंट का नोटिफिकेशन है। मोहिनी को अधीर पर तब भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने उसके बैंक अकाउंट में अपना ही मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ था।
मोहिनी ने जब अकाउंट में बैलेंस देखा तो वो हैरान रह गई। उसमें एग्जैक्ट उतने ही पैसे थे जितने की मोहिनी ने उसे पॉकेट मनी के रूप में दिए थे। इसका मतलब अधीर ने जितने भी पैसे आज तक मोहिनी से लिए थे वो उसके वापस कर दिए थे। ये सब देखते हुए मोहिनी सोच रही थी कि आखिर अधीर ने ऐसा क्यों किया। क्या वो मोहिनी को शर्मिंदा करना चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही मोहिनी को 100 करोड़ दे चुका था। उसके अलावा अपनी कंपनी से उसे नया प्रोजेक्ट भी दिलवा चुका था। और जहां तक मोहिनी देख पा रही थी, उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि मोहिनी कॉर्पोरेशन के सारे शेयर खरीद कर उसके नाम पर भी अधीर नहीं किए होंगे। क्या मोहिनी का शक सही था? आखिर अधीर के मन में मोहिनी के लिए क्या फीलिंग्स थी? प्रमिला और मन्यु का लालच उन्हें कहां तक लेकर जाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर।